बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो है एक्सरसाइज नंबर 18.2 और ये जो टॉपिक आप देख रहे हो वो है मैट्रिक की क्लास का। मैट्रिक 10th न्यू बुक से, सही है। अच्छा, आपको चलते हुए बता दूं कि आप मास्टर कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान। तो मास्टर कोचिंग सेंटर का अगर पेज आपको अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाजमी दूसरों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा कि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सही है, तो नॉलेजेबल वीडियो है। इंशाल्लाह आप सपोर्ट करेंगे तो ही हम इसी तरह के आगे वीडियो बना सकेंगे। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो इस तरह की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा आगे हमारे लिए। सही, तो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाते हैं। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले आपको इस पूरी एक्सरसाइज में जो टर्म नज़र आएगी उसके बारे में आपको बता दूं। तो इस पूरी एक्सरसाइज में आपको 2-3 तरह के टर्म्स नज़र आएंगे, जिसमें एक तो डायरेक्टली रिलेट का वर्ड आएगा, डायरेक्टली रिलेट आएगा या इनवर्स रिलेट आएगा। अब अगर डायरेक्ट रिलेट आए या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का वर्ड है, डायरेक्ट रिलेट या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जब भी वर्ड आए तो आपने किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक वर्डिंग दे रहा है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी या ए डायरेक्टली रिलेट टू बी, अगर इस तरह से वर्डिंग दे तो आपने क्या करना है, लिखना है ए प्रोपोर्शन का साइन एक होता है ये अल्फ़ा के साइन की तरह, ये साइन बनाना है जैसे मैंने बनाया अल्फ़ा, और ये बी, तो इसको आप रीड करते हो ए प्रोपोर्शन टू बी। इसी तरह अगर इन्वर्स का रिलेट आ जाए यही चीज़ में, आपको दे x इन्वर्स रिलेटेड टू y, तो आपने बनाना है x फिर प्रपोर्शन का साइन बनाना है। अब जब इन्वर्स देगा तो आपने इस तरह से 1 अपॉन करके लिखना है, ये बात याद रखना है। जब भी आपको डायरेक्टली रिलेट देगा तो आपने डायरेक्ट लिखना है इस तरह से, और अगर इन्वर्स देगा तो आपने क्या करना है, इसको 1 अपॉन कर देना। फर्दर आपने क्या करना है, इसके बाद हर सवाल के अंदर स्टेप सेम रहेंगे इसी तरह से। सही है, ए प्रोपोर्शन बी आ गया था। अब जब प्रोपोर्शन का साइन हटाया जाता है तो आपने याद रखना है इक्वल की साइन आती है और कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा आपका बी, तो ए इज इक्वल टू के भी हो गया। इस तरफ भी करेंगे तो x इज इक्वल टू के ऊपर आ जाएगा 1 की जगह, तो लिखेंगे k अपॉन वाई। तो हर सवाल में ये कॉमन स्टेप होंगे, जहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेट देगा ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है, अगर इन्वर्सली रिलेट देगा तो नीचे वाली कंडीशन के रिलेट चलना है। सही है, सवाल पे आ जाते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारी सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। हमें दे रहा है वाई डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्स, तो मैंने लिख दिया वाई प्रोपोर्शन एक्स। प्रोपोर्शन का साइन जब भी हटाया जाता है इज इक्वल आ जाता है और कांस्टेंट आता है के, तो ये हो गया y इज इक्वल टू के एक्स। आपके पास हर सवाल में इसी तरह होगा, इस यही कंडीशन दी जाएगी डायरेक्टली या इनवर्स के रिलेटेड। आगे 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं, ये एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज 8.2 है, उसके बाद 8.5 है और 8.7 है। 8.5, 8.7, 8.2 तीनों एक्सरसाइज एक जैसी है। सवाल थोड़े से डिफिकल्ट हैं, वेरिएबल ज़्यादा आ रहे हैं, बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं है तीनों एक्सरसाइज के अंदर सॉल्यूशन में। ये करने के बाद आपने सवाल में देखना है। सवाल में देखो आपको y और x की वैल्यू दी है, आप यहाँ पे लिख दो कि y की वैल्यू दी हुई है y इज इक्वल टू 10, कॉमा x की वैल्यू आपको दी हुई है 3। अब आप ऊपर अपनी इक्वेशन को नोट डाउन रखो, तो आपके पास y की वैल्यू, x की वैल्यू और k की 3 आ रही है, y k और x आ रहा है। आपके पास y पता है आपको और k x पता है, k नहीं पता, तो आप पुट करके पहले k निकाल लोगे। सही, तो y की जगह आपने 10 रखा, तो यहाँ लिख रहा हूँ पुट y की जगह 10, k की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3, k और x के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। सही, 3 मल्टीप्लाई में इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड, 10 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू k। जहाँ पर भी आपके कोई इक्वेशन आ जाए, आंसर आ जाए, इस तरह हाईलाइट कर लो, आपको आसानी हो जाएगी। तो पहले आपके पास एक इक्वेशन आई थी, उसके बाद फिर आपके पास k की वैल्यू आई। अब आपके पास आगे सवाल में ये होना है कि अब आपने पुट कर देना है k को, आपने क्या निकाला, k निकाला ना,
अब इस k को आपने पुट करना है जहाँ पर आपने फर्स्ट स्टेप सॉल्व किया था इक्वेशन का। इसको नाम दिया आपने इक्वेशन नंबर 1 का, तो लिखेंगे पुट k इन इक्वेशन नंबर 1। बच्चों को ना इसमें स्टेप थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ क्या करना है, तो हमेशा याद रखो पहले इक्वेशन निकलेगी, फिर k की वैल्यू निकलेगी, फिर वापस k की वैल्यू को इसमें इक्वेशन में हमेशा पुट करना होगा। सही, जहाँ मैंने टिक किया सही ये जगह पे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स है हमारे पास इक्वेशन, तो लिखा मैंने y, k की वैल्यू मेरे पास 10/3 है और x की वैल्यू ये आ गया। और ये वाली इक्वेशन आपकी कहलाती है पहले पार्ट का आंसर जो आपको दिया है y इन टर्म ऑफ x। तो ये आपका पहला पार्ट जो पूछा था y इन टर्म्स ऑफ x पूछा था, तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया 1 वाले का। सही है। तो हमेशा ये जो इक्वेशन होगी y और x से रिलेटेड या जो वेरिएबल्स आपको गिवन होगा उससे रिलेटेड जब k की वैल्यू आप पुट करोगे तो हमेशा ये y इन टर्म ऑफ x आएगी। और हर सवाल में आपको जिसमें ये फाइंड करने बोला जाए या फाइंड ना भी करने को बोले उसमें आपने फाइंड करनी ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बाद आपका आगे फर्दर सॉल्व होगा सवाल। सही है। अब पार्ट 2 पे आ जाते हैं। तो ये आपका पार्ट 1 का आंसर आ गया। सही है। अब पार्ट 2 पे आ जाते हैं। अब पार्ट 2 आपको क्या बोल रहा है? पार्ट 2 में देखो आपको दे रहा है y व्हेन x इज इक्वल टू 6। इसका मतलब y की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है और x की वैल्यू आपको क्या गिवन है 6। ये आपने वैल्यू लिख ली। और अब आपने y इन टर्म ऑफ x की जो पार्ट 1 में इक्वेशन निकाली हर दफ़ा आपने इसी को यूज़ करना है। तो y इज इक्वल टू 10/3x। आपके पास वैल्यू क्या है y की मालूम करने के लिए, इसलिए y एज इट इज़ लिख दिया, 10/3 लिख दिया मैंने। और x की वैल्यू मुझे पता थी तो x की जगह x की वैल्यू मैंने लिख दी। आगे देखूं तो सॉल्यूशन आपको क्या होता हुआ नज़र आ रहा है, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 10 और 6। आपके पास 10 और 6 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होते हुए नज़र आ रहे हैं। सही ये दोनों। और अगर मैं बात करूँ ये 3 और 6 की, ये दोनों की कटिंग हो रही है। तो अगर इन दोनों की कटिंग देखूँ तो 6 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ऊपर 2 बच रहा है और 10 बच रहा है, 2 10 ज़ा 20 हो गया। नीचे आपका 1 बच रहा है, ये देखो 1 नज़र आ रहा है आपको, 1 बच रहा है। नीचे 1 बचता है तो लिखते नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया पार्ट नंबर 2 का। आगे आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे अपने सवाल के लिए। इसको मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ। ये आपका रफ वर्क है, ये आपने पास कॉपी करना है। सही है, लाजमी इस एक्सरसाइज के शुरू में। पार्ट नंबर 3 मेरा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। क्या है पार्ट नंबर 3? पार्ट नंबर 3 मेरे को दे रहा है x व्हेन y इज इक्वल टू 15। इसका मतलब x मालूम करना है, y की वैल्यू आपकी क्या है 15। आपने क्या करना है, हमेशा मैंने बताया इस इक्वेशन को यूज़ करना है जो पार्ट 1 के आंसर में आई है। सही है। तो आपके पास इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू 10/3x आई है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, y गिवन है, आपने y की जगह 15 लिख दिया और x की जगह x लिख दिया आपने। अब यहाँ से आपने क्या करना है, x को सेपरेट करना है। x को सेपरेट करने के लिए आप 3 को वहाँ पर ले जाओगे पहले तो 15 को 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है। 15 3 से हो जाता है 45 और 10 को आपने 15 के नीचे लेके आ जाना है, तो ये आ गया 10 इसके नीचे। सही है। अच्छा, मैथ्स में हम कोशिश करते हैं फ्रैक्शन में आंसर दें, पॉइंट में ना दें, इसलिए हम इसकी फ्रैक्शन में जितनी कटिंग होगी कटिंग करेंगे, पॉइंट में आंसर नहीं देंगे। सही है। तो ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 5 9 ज़ा 45। तो आंसर आ गया 9/2। ये आपके पास x का आंसर आ गया। तो आपके तीनों पार्ट के आंसर आ गए। तो आपने क्या करना है, अब जब किसी सवाल में एक वैल्यू पूछी जाए तो फिर तो रिजल्ट की नीड नहीं नज़र आती, लेकिन अगर बनाते हो तो और अच्छी बात है। लेकिन किसी भी सवाल में जब वैल्यूज़ आपको एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड थी, देखो सवाल में 1 2 3 चीज़ें रिक्वायर्ड थी ना, तो तीनों चीज़ों को आपने रिजल्ट प्रॉपर करके लिखना है। तो पहला अगर रिजल्ट में देखूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू 10/3x। ये मेरा पहला पार्ट का आंसर था। उसके बाद नंबर 2 पार्ट पे आऊँ। नंबर 2 पार्ट पे y इज इक्वल टू 20 मेरा आंसर आया। फिर नंबर 3 पार्ट में क्या आंसर आया मेरा, x इज इक्वल टू 9/2। सही है। तो ये आपके क्या है आंसर्स हैं।
तो आप कोशिश करोगे रिजल्ट बनाओगे हर सवाल में, नहीं तो कम से कम किसी सवाल में एक वैल्यू तो लाजमी उसको हाईलाइट ज़रूर करो। देखो मैंने पूरे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन निकली थी, फिर के की वैल्यू निकली थी, फिर यहाँ पर इक्वेशन निकली, फिर आंसर निकले, मैंने देखो कैसा हाईलाइट किया। तो एग्जामिनर के लिए क्या होता है, ये सारा जब हाईलाइटेड काम होता है ना तो आसान होता है चेक करना। और जब रिजल्ट उसको सामने मिलता है तो एग्जामिनर या चेकर पहले रिजल्ट पे फोकस करता है। अगर रिजल्ट क्लियर मिलता है, रिजल्ट ओके मिलता है, तो वो ऊपर के स्टेप को नहीं चेक करता। अगर कभी उसमें गलती होती है तो फिर वो उसको निगलेक्ट करके चल आगे बढ़ जाता है। उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपके मार्क्स नहीं कटते जहाँ आपके कट सकते थे। तो कोशिश करो आप इस तरह करो हमेशा, तो आपके लिए आसानी होगी। हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वर्डिंग बना के दे रहा है, पीछे हमें वर्डिंग अल्फ़ाबेट में वर्डिंग लिख के दे रहा था डिस्क्रिप्शन में। इस बार देखो आपको y प्रपोर्शन t लिख के दे दिया, तो बहुत आसान हो गया। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। y प्रपोर्शन t लिख दिया मैंने। उसके बाद हमेशा क्या करते हैं, प्रपोर्शन का साइन हटता है, इज इक्वल और कांस्टेंट। तो v इज इक्वल टू के टी। आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखो आगे सवाल में आपको देखो वैल्यू किसकी दी हुई है, v की वैल्यू दी है, t की वैल्यू दी है। तो v इज इक्वल टू 15, t इज इक्वल टू 24, बीच में कॉमा लगा देते हैं, सही है। या ऊपर नीचे भी एक लाइन में आप अलग अलग लाइन में लिख सकते हो। v की वैल्यू मैं 15 लिख देता हूँ, k की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, और t की वैल्यू है 24। ये 24 यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। k की वैल्यू आपकी क्या आ गई, दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। 3 के टेबल में 3 5 ज़ा 15 और 3 8 ज़ा 24, तो आंसर आ रहा है 5/8। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई, सही है। आगे आ जाते हैं। अब उसके बाद आपको क्या है, आगे सवाल अगर आप पढ़ो तो सवाल में आगे क्या दे रहा है, द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। देखो वही चीज़ सवाल पूछ रहा है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा आपने k की वैल्यू को इस पार्ट में पुट करना होता है। तो v इज इक्वल टू के टी था आपके पास, आपने लिखा v, k की वैल्यू थी 5/8 और आगे आपके पास t। ये आपका आ गया पहले पार्ट का आंसर, जिसमें आपको पूछा गया था द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, जिसमें v और t आपको नजर आ गया, सही है। पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखो पूछ रहा है v, मतलब v आपको रिक्वायर्ड है। आपको आगे क्या दे रहा है, t इज इक्वल टू 30, सही। आगे बढ़ते हैं। v और t दे रहा है। अब सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज़ करना है हर दफ़ा। v इज इक्वल टू 5/8 t। v की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो v की जगह v लिख दिया, 5/8 लिख दिया। t की वैल्यू आपको क्या दी है, 30, तो आपने मल्टीप्लाई की साइन लगाई और आगे लिख दिया 30। देखो 5 और 30 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 8 और 30 में कटिंग हो रही है, तो पहले कटिंग करूँ। 2 4 ज़ा 8, 2 15 ज़ा 30, कट गया। और कटिंग नहीं हो रही तो 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 15 को 5 से जब मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आंसर आता है, 75। नीचे आप देखो तो आपको नज़र आ रहा है 4, तो नीचे 4 लिख दिया। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि हम कोशिश करते हैं मैथ्स में आंसर फ्रैक्शन में छोड़ दें, इसलिए ये मेरे पास 75/4 आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है, टी फाइंड करना है। अब देखो पार्ट नंबर 3, टी व्हेन v इज इक्वल टू 10, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, v इज इक्वल टू 10। सवाल में आपको वैल्यू दी हुई है v इज इक्वल टू 5/8, सॉरी सवाल में नहीं, जो हमने इक्वेशन कनेक्टिंग निकाली थी वो लिखी। अब आपको t रिक्वायर्ड है, v दे रहा है, तो आपने v की जगह लिखा 10, 5/8, और t की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है तो आपने t लिख दिया। खाली t लिख दो, बगैर ब्रैकेट के लिख दो, बात एक ही है, सही है। t रिक्वायर्ड है, आपने t को अब करना है सेपरेट। t को सेपरेट करने के लिए 8 वहाँ चला जाएगा, तो 8 10 ज़ा 80, नीचे आ जाएगा 5, 5 नीचे आ गया। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू बन रही है, t की। अगर ये एक ही टेबल में आते हैं तो कटिंग करके लिख देंगे। अगर मैं देखूँ तो दोनों एक टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में। देखो 5 1 ज़ा 5, 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, बारी बारी करेंगे। अगर पूरा नंबर आपको नहीं पता तो 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी चला गया। 3 को अगर देखो तो 5 के टेबल में 3 0 35, 6 ज़ा 30,
6 और 30, सही। तो आ गया आंसर 16। ऊपर 16 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, नीचे 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए आपका आंसर टी का क्या आ गया 16। तो अब आपके तीनों आंसर निकल गए। फिर आपने हेडिंग डाल देनी है रिजल्ट की अपने लिए। रिजल्ट अपनी कॉपी में डालोगे। नंबर 1 आपका आंसर आया v इज इक्वल टू 5/80। पार्ट नंबर 2 पे आ जाओ। तो पार्ट नंबर 2 पे आपका आंसर v का आया है, v इज इक्वल टू 75/4। फिर पार्ट नंबर 3 की बात करें तो पार्ट नंबर 3 पे आपका आंसर t का 16 आ गया आंसर। तो ये आपके पास टोटल क्या थे, पहले इक्वेशन निकली, फिर v की वैल्यू निकली और t की वैल्यू निकली। ये आपको आंसर्स पूछे थे तो आपने रिजल्ट करके सारे आंसर लिख दिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। सही, पूरी एक्सरसाइज सेम टू सेम क्वेश्चन से है, सिर्फ आपने स्टेप को ध्यान रखना है कि किस स्टेप में आपने क्या करना होता है। कि पहले आपने इक्वेशन जो वर्डिंग दी होती है या जैसे लिखा होगा वो करना है, उसके बाद आपने एक प्रोपोर्शन हटाना होता है, के लिखना होता है, फिर के एक्सेप्ट बाकी सारी वैल्यूज़ वेरिएबल्स की गिवन होगी वो रखोगे, के आएगा, के को पुट करोगे, उसके बाद फिर आगे और वैल्यूज़ जो पुट करके आपको निकालने का बोला जाएगा इस इक्वेशन में निकाल दे जाओगे। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको वर्डिंग बना के दे दी है। तो सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ स्टार्ट में। तो ये हो जाएगा u प्रपोर्शन क्यूबिक रूट v, ये आपको दिया हुआ है। तो आपने u लिखा, प्रोपोर्शन का साइन हटा, इज इक्वल आ गया k क्यूबिक रूट v। सही है, ये आपकी इक्वेशन आ रही है। उसके बाद आप u और v की देखो वैल्यू आपको गिवन है, ये देखो u भी दिया हुआ है और v भी गिवन है। तो u की वैल्यू आपको यहाँ लिख दूंगा, पुट u इज इक्वल टू 4, v इज इक्वल टू 64, ये आपने वैल्यू पुट करनी है। तो u की जगह आपका 4 आ गया, k आ गया, क्यूबिक रूट v 64। सही है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन में आपके इसका क्यूबिक रूट निकलना है। वैसे अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप क्यूबिक रूट डायरेक्ट निकाल सकते हो कि कैसे होता है। आपको क्यूबिक रूट याद भी होना चाहिए, नहीं आपको याद तो सॉल्व करना सिखा देता हूँ क्यूबिक रूट निकलता कैसे। आपने लेना है 64 का एलसीएम। तो देखो 4 के टेबल में ये आता है, पहले हम हमेशा ना कोशिश करते हैं कि एलसीएम छोटे टेबल से ले। 4 में तो आता है लेकिन उससे छोटे 2 में आता है। तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और करूँ तो 2 1 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। आप नोट डाउन रखो तो देखो कितने 2 आ रहे हैं आपके पास, 6 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। आपने क्या करना है, 2 2 का पैर बनाना है। क्यूब रूट में आप पैर बनाओगे तो आप देखोगे कि आपको 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 4 आया 3 टाइम, इसका मतलब 64 का क्यूबिक रूट बनता है 4। तो ये आ गया 4, 64 का जो क्यूबिक रूट बना वो आपका क्या बन गया 4। अब ये 4 मल्टीप्लाई में नीचे लेके आ जाऊंगा तो 4 हो जाएगा डिवाइड में। तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1। तो आपके पास सवाल में k की वैल्यू क्या आई 1 आ गई। सही है, आगे बढ़ते हैं। k आने के बाद हम क्या करते हैं, k को पुट करते हैं। सही है, तो पुट k, और हमेशा यहाँ पुट करते हैं। इसको नाम देना चाहो तो नाम दे दो या तो याद रख लो यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ लिखा पुट k इन इक्वेशन 1। तो u इज इक्वल टू k क्यूबिक रूट v, u इज इक्वल टू k की वैल्यू 1 क्यूबिक रूट v। 1 है इसलिए लिखने की ज़रूरत ही नहीं, तो आपके पास क्या बचा, v इज इक्वल टू क्यूबिक रूट v। सवाल में आपको इस बार इक्वेशन बोली नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने पता है कि नीड ज़रूरी है, अगर इसको नहीं निकालेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आगे नहीं बनेगा। सही है, तो अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, u की, v की वैल्यू दी है। तो मैं आप यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो चीज़ फाइंड करनी है u फाइंड करना है वो लिखा, v की वैल्यू आपको क्या दी है 216, u एंड v आ गया। आगे देखते हैं हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर पुट करते हैं जो हमें पता है। तो u इज इक्वल टू क्यूबिक रूट v की वैल्यू आपको दिया 216। अब की बार आप 216 का रूट लोगे, 216 किसका बनता है, क्यूबिक रूट 6 का बनता है। आप एलसीएम लेके इसको निकाल लोगे। सही है, तो v हमारे पास क्या आ गया 6। ये हमारा एक पार्ट का आंसर आ गया जो पूछा था। आगे बोल रहा है और एंड वैल्यू ऑफ v, अब v की वैल्यू फाइंड करनी है और u की वैल्यू क्या दे रहा है 5।
इक्वेशन हमेशा यही यूज़ करनी है, u इज इक्वल टू क्यूबिक रूट v। अब आपको v की वैल्यू दे रहा है 5, क्यूबिक रूट v आपको मालूम करना है। अब अगर एक तरफ से क्यूब है जो दूसरी तरफ जाता है तो आपने याद रखना है क्यूबिक रूट जब एक तरफ से हटता है या हटाना हो तो इसके लिए स्टेप ये होता है क्यूब ऑन बोथ साइड। आप करोगे क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 5, इधर भी क्यूब आ जाएगा, क्यूबिक रूट v आपको दिया हुआ है, इधर भी क्यूब आ जाएगा। सही, क्यूब से क्यूबिक रूट कट जाता है, एक साइड आपका v बच गया। 5 का क्यूब मीन्स 5 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 होता है 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। तो v की वैल्यू आपकी क्या आ गई 125। रिजल्ट पे आ जाऊँ, आपको सवाल में सिर्फ दो चीज़ें पूछी थी, रिजल्ट में आप वही दो चीज़ें लिखोगे। u पूछा था तो u इज इक्वल टू 6 एंड v की वैल्यू पूछी थी, v की वैल्यू आई है 125। तो इस बार जो आपके आंसर है वो 2 है, जितनी वैल्यू पूछे उतनी ही आप आंसर में लिखोगे। क्लियर है? तो ये आपका रिजल्ट हो गया आंसर नंबर 3 के लिए। सही, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व करवा दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, वर्डिंग में देखो गिवन है एफ वेरी डायरेक्टली एज एम क्यूब, वर्डिंग में दे रहा है इस बार। तो ये हो गया एफ वेरीज डायरेक्टली बोल रहा है इसलिए डायरेक्टली के वजह से हम एम क्यूब डायरेक्ट लिखेंगे। इनवर्सली बोलता तो 1 अपॉन लिख देते। सही है, प्रोपोर्शन का साइन हटेगा, इज इक्वल, उसके बाद के एम क्यूब। सही है, आगे देखते हैं सवाल में। एम की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है, तो सवाल में करेंगे पुट m इज इक्वल टू 3, f इज इक्वल टू 81। वैल्यू पुट कर देते ऊपर, f की जगह 81 k लिखा, m की जगह 3 का क्यूब। 3 को आप क्यूब करते हो तो 3 को तीन टाइम मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 27। 27 को हम यहाँ पर ले जाएंगे क्योंकि हमें k फाइंड करना है, तो ये आ गया k। तो k इज इक्वल टू, दोनों की कटिंग करते हैं, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 27 ज़ा 81 होता है और 3 9 ज़ा 27। फर्दर और कटता है, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। अभी भी कटता है, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9। तो आपका आंसर आ गया 3। कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो 81 27 को, तो डायरेक्ट 3 आ जाएगा। सही, आपको जैसे ईजी लगे, मैंने पूरी कटिंग करके दिखा दी। के आ गया, अब की बार हमें के को वापस पुट करना होता है, यहाँ पर पुट के इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू के एम क्यूब है। के की वैल्यू आपकी क्या है, ये पीछे 3, तो आपने 3 एम क्यूब, तो f इज इक्वल टू 3 एम क्यूब आपके पास आ गया। आगे सवाल में हमें देखो क्या दे रहा है, f फाइंड करना है, तो f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। आगे m की वैल्यू 5 दे रहा है, m इज इक्वल टू 5 लिख दिया, तो f इज इक्वल टू 3 एम क्यूब है, इसका मतलब 5 और उसके ऊपर क्यूब, क्या आ जाएगा 3 लिखा। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई हमने पीछे भी किया था, क्या आया था 125। अब की बार 125 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 375। तो f आपके पास क्या आ गया 375। सवाल में एक ही वैल्यू पूछी थी तो आपने रिजल्ट नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ रिजल्ट। तो रिजल्ट आपका क्या आया आंसर, f इज इक्वल टू एक ही वैल्यू पूछी गई थी तो 375 ही आपका आंसर। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 4 छोटा था, इसमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी थी तो आपने वो निकाल ली। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5 इनवर्सली में। सही है, अब यहाँ से सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ क्योंकि पीछे जितने भी सवाल थे हमने डायरेक्टली के किए थे, अब इनवर्सली में आ रहा है। तो सवाल को देखो कैसे करेंगे, y वेरीज इनवर्सली, y प्रोपोर्शन का साइन हर दफ़ा सेम, इनवर्सली बोल रहा है किसके, x के, तो ये लिखूंगा मैं 1/x। y प्रोपोर्शन का साइन हटता है इज इक्वल, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू k/x। फिर आगे सवाल में देखो मुझे क्या दिया है, y एंड x की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 10 है और x इज इक्वल टू 3 है। देखो ये y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 3, पुट कर देता हूँ, y की जगह 10, x की जगह 3, 3 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू k, k इज इक्वल टू 10 3 ज़ा
30। सही है, तो के की वैल्यू आ गई। आगे सवाल देखूं तो अब क्या फाइंड करना है, y। तो पहले हम के को ऊपर यहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन 1 नाम देके। सही है, पुट के इन इक्वेशन 1। तो y इज इक्वल टू के की वैल्यू आपकी 30 है, 30 अपॉन x। उसके बाद फिर आपको सवाल में वैल्यू में बोल रहा है कि y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू 10 है। तो ये y 30, x की जगह लिख दिया 10। अगर 0 से 0 कट करूं तो 3/1 बच रहा है, तो y का आंसर आ गया 3। और आपको सिर्फ सवाल में वैल्यू एक ही पूछी थी, तो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन ख़त्म हो गया। आपने रिजल्ट की हेडिंग डाल देनी है और लिख देना है y इज इक्वल टू 3 आंसर। सही है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया एंड। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन 6 देखो, वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। अब वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर रहा है, जैसे वर्डिंग दे रहा है हमने वैसे ही लिखना है। पहले शुरू करते हैं यहाँ से, वॉल्यूम इज वेरीज इन्वर्सली। इन्वर्सली का मतलब प्रोपोर्शन, फिर जो भी वैल्यू लिखनी है वो 1 में लिखनी है। आगे हमें वर्डिंग दे रहा है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर आपका P होता है, स्क्वायर रूट बोला है इसलिए ये बन जाएगा। अगर स्क्वायर बोलता तो स्क्वायर लगाता, स्क्वायर रूट बोला है इसलिए स्क्वायर रूट। जैसी वर्डिंग वैसी आपकी यहाँ सॉल्यूशन में जाना है। सही है। अब अगर मैं इसको आगे देखूं तो प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो इज इक्वल आ जाता है और ये हो जाएगा K/√P। क्लियर है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आगे सवाल में देखो तो इफ़ v इज इक्वल टू 12, p इज इक्वल टू 9, दोनों की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ लिखता हूँ पुट v इज इक्वल टू 12 है, p इज इक्वल टू 9 है। तो v की वैल्यू मैंने 12 लिख दी, p की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, अंडर रूट के अंदर लिख दूंगा 9। 9 का अंडर रूट आपको बेहतर पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी दफ़ा आप सॉल्व कर चुके हो 9th क्लास के अंदर भी। तो 9 का रूट क्या होता है, 3। के फाइंड करना है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू के हमने क्या किया, 3 को वहाँ ले गए। सही है, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 12 3 ज़ा 36। सही है, के की वैल्यू आ गई। आगे सवाल को कंटिन्यू करूँ तो के को हम यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट के इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू के की वैल्यू आपकी 36 है और अंडर रूट पी आ गया, ये आ गया। आगे सवाल में देखो p फाइंड करना है और v की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ लिख देता हूँ p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क v इज इक्वल टू 4, इसी में पुट करूँगा। तो 4 लिखा v की जगह, फिर लिखा इज इक्वल टू 36, अंडर रूट के अंदर p फाइंड करना है इसलिए इसको एज इट इज़ लिख दिया। p को ऊपर ले जाऊंगा और 4 को मैं नीचे लेके आऊंगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट p इज इक्वल टू 36/4। 36 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 4 9 ज़ा 36 होता है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपको पता है क्या करा जाता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ p इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। सही है, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या आ गया p, 9 का स्क्वायर 81। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। रिजल्ट पे आ जाते हैं। आपको क्या पूछा था, सिर्फ p पूछा था, एक ही चीज़ पूछी थी तो आपने यही सिर्फ आंसर में लिखनी। अगर सवाल में और भी कुछ पूछा होता तो आप वो भी लिख देते। आपको एक ही चीज़ पूछी थी, आपने यही लिख दिया, तो ये आपका आंसर। सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। यही चीज़ वर्डिंग में लिखी हुई है, देखो f प्रोपोर्शन 1/r²। प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो इज इक्वल k/r²। सवाल में देखो तो आपके पास f की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू गिवन है। f की वैल्यू गिवन है 8, r की वैल्यू गिवन है 2। f और r दिया हुआ है, दोनों को क्या करना है, ऊपर पुट कर देना है। तो f की जगह देखो यहाँ पर ना, f की जगह 8, k/r² है तो k लिखा, अपॉन r² था तो 2 और उसके ऊपर स्क्वायर। तो ये हो गया 8 k, 2 का स्क्वायर 4। 4 डिवाइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू हो गई 8 4 ज़ा 32। सही है, k आ गया। जब k आ जाता है तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट k इन इक्वेशन 1।
तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू के की जगह आ जाएगा 32r²। सही है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। फिर फर्दर आप सवाल को आगे कंटिन्यू देखो तो आपको एफ फाइंड करने को बोल रहा है। तो एफ फाइंड करना मतलब एफ क्वेश्चन मार्क, पार्ट 1 का हेडिंग दे रहा है तो पार्ट 1 लिख दो आप। सही, आर की वैल्यू आपको दे रहा है 5, यहीं पे पुट करेंगे। तो एफ की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है तो एफ की जगह एफ लिख दिया। फिर लिखा 32 और आर की जगह 5 और इसके ऊपर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 ज़ा 25, तो 32/25। एक टेबल में ना आने की वजह से आपका एफ का आंसर यहीं पर आ गया 32/25। सही है, पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में आर फाइंड करना है और आपको एफ इज इक्वल टू 24 के बिना। सही है, तो यहीं पर आ जाता हूँ इक्वेशन नंबर ये वाली जहाँ पर हमने इक्वेशन कनेक्टिंग एफ एंड आर निकाली। तो एफ इज इक्वल टू 32/r², एक दफ़ा लिख लेता हूँ। फिर एफ की वैल्यू है 24 इज इक्वल टू 32/r²। काफ़ी बच्चे इस स्टेप को गलत करते हैं, देख लो आप लोग अच्छे से कि कोई गलती ना हो आप लोग से स्टूडेंट। तो आर को मैंने ऊपर लेके आना है, 24 को मैंने नीचे लेके आना है। तो ये हो जाएगा r² यहाँ आ गया, ये हो जाएगा 32/24। कटिंग करूं तो दोनों किस टेबल में आते हैं, 8 के टेबल में आते हैं। 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, तो ये बचा 4/3। स्क्वायर हटाना हो तो क्या करा जाता है, स्क्वायर जब भी एक तरफ से रिमूव होता है तो स्क्वायर रूट आ जाता है। तो ये एक तरफ से स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आएगा, तो आर की वैल्यू आ गई √4/3। तो आपका आर का आंसर आ गया √4/3 इस बार। सही है, 4 का रूट अब हमारा होता है। सही, तो मैं क्या करूँगा, जब किसी वैल्यू का रूट सॉल्व होता है तो आपने वो सॉल्व करके लिखना है। सही है, थोड़ा सा मैं यहाँ आगे कर रहा हूँ। तो 4 का रूट हमारा क्या होता है 2, 3 का रूट नहीं निकलता इसलिए हम √3 लिख सकते हैं। बुक में रैशनलाइजेशन करके आंसर शायद लिखा हुआ है, तो आपकी मर्ज़ी, आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो। सही है, अगर बुक वाले रैशनलाइजेशन आंसर की ज़रूरत है तो अगर कभी भी नीचे अंडर रूट आता है तो रैशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं नीचे रूट वाली वैल्यू से। सही है, तो अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2√3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आता है √3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, ये आ गया 2√3/3। तो ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई। सही है, तो सवाल में हमें दो चीज़ें पूछी थी, एफ और आर। तो आपने क्या करना है, हेडिंग डाल देनी है रिजल्ट की आगे। एफ का आंसर आया था 32/25, आर का आंसर आया है 2√3/3। सही है, तो आप अपने पास कॉपी डाउन कर लोगे सवाल को। आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। सवाल दे रहा है क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज एज स्क्वायर ऑफ वाई। तो कंडीशन दे रहा है क्यूब रूट ऑफ एक्स की बात अगर करें तो ये हमने पहले क्यूब रूट लेना है और क्यूब रूट पे एक्स, वेरीज स्क्वायर ऑफ वाई का मतलब वाई पे स्क्वायर। सही है, तो जब इस तरह से वर्डिंग दे तो आप थोड़ा साइड में ऐसी वर्डिंग बना लो सवाल के ऊपर, उसके बाद सॉल्व करो। तो ये आपको जैसी कंडीशन दे रहा था, क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज डायरेक्टली, मतलब वेरीज बोल रहा है इसका मतलब डायरेक्टली होगा। सही, स्क्वायर ऑफ वाई, तो ये आपकी कंडीशन बन गई। पहले जितने भी सवाल थे वो डायरेक्ट थे, बहुत आसान थे। यहाँ पर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड करिए, एक दफ़ा स्क्वायर दे रहा है, एक दफ़ा क्यूब रूट दे रहा है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग। लेकिन मुश्किल की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे हमने पीछे सवाल किए थे सारे, और ये भी सॉल्व वैसा ही है। प्रपोर्शन का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा के। एक्स और वाई की वैल्यू आपको देखो सवाल में गिवन है, एक्स भी गिवन है और वाई भी गिवन है। तो एक्स की वैल्यू आपको 8 गिवन है, वाई की वैल्यू आपको 3 गिवन है। ये आपने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। पुट करते हैं तो क्यूब रूट एक्स की जगह 8 आ गया, वाई की जगह आपका 3, वाई के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। 8 का क्यूब रूट जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 2, 3 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9। आपको के निकालना है, तो ये 9 को आप जब 2 के नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा 2/9। तो के की आपके पास वैल्यू आ गई 2/9। के को पुट करते हैं इस इक्वेशन 1 में, पुट के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर है। तो आपने ये लिखा क्यूब रूट का क्यूब है ना, छोटा लिखना। सही है, आप लोग बड़ा नहीं करना।
तो 2/9 वाई स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। फर्दर सवाल को अगर आप नोट डाउन रखो तो सवाल में x फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप देखो y की वैल्यू आपको गिवन है आगे 3/2। सही है, सवाल को सॉल्व करते हैं आगे। x मालूम करना है इसलिए x लिखा, फिर 2/9 लिखा, फिर आपके पास वाई स्क्वायर है, इसका मतलब y की वैल्यू है 3/2 और y के स्क्वायर है इसलिए इस पे स्क्वायर आ गया। तो ये आपने लिखना है क्यूब रूट x 2/9 लिखा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ आप ब्रैकेट बनाओ या मल्टीप्लाई की साइन बात एक ही है। 9 से 9 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास क्या बचा, क्यूब रूट ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर बची 1, नीचे बच गया 2। सही है। अब आपको क्यूब रूट हटाना है, पीछे भी एक सवाल आया था जिसमें क्यूब रूट हटाने की नीड पड़ी थी, तो आपको बताया था क्यूब रूट हटाने के लिए करते हैं क्यूब ऑन बोथ साइड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्यूब ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर है 1/2, इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा, क्यूब से क्यूब रूट कट गया, एक्स बच गया। यहाँ क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब हमारा होता है 8, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 8। सही। सवाल में एक ही वैल्यू x पूछी थी, तो आपने यहाँ पर रिजल्ट में क्या लिखना है, रिजल्ट x इज इक्वल टू 1/8, ये आपका आंसर है। सही है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 हो गया जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिया। आगे बढ़ते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखो तो क्या दे रहा है, फोर्स F बिटवीन टू बॉडीज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ नोट करो, तो फोर्स के लिए सिंबल दे रहा है F, डिस्टेंस के लिए इधर सिंबल लिख के नहीं दे रहा। तो आपने जब आगे सवाल कंटिन्यू पढ़ा तो आपको नज़र आया डिस्टेंस के लिए उन्होंने डी सिंबल इस्तेमाल किया, तो जैसे आपको सिंबल इस्तेमाल किया वैसे आपने करना है। तो सॉल्यूशन F लिखा फोर्स के लिए, टू बॉडीज इन्वर्सली दे रहा है, इन्वर्सली में प्रोपोर्शन के बाद 1 में आनी है, और डिस्टेंस किसके दे रहा है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डी से लिखने हैं, स्क्वायर बोल रहा है इसलिए डी पे स्क्वायर आ गया। तो आपकी कंडीशन बन गई एफ प्रोपोर्शन 1/डी स्क्वायर, प्रोपोर्शन का साइन हटा, इज इक्वल के बाद k/डी स्क्वायर आ गया। सवाल अगर आप देखो तो आगे आपको वैल्यूज पूछ रहे, एफ और डी दोनों दे रहा है, एफ की वैल्यू 2 दे रहा है और डी की वैल्यू 3 दे रहा है। सही है, तो ये हमने पुट करनी है, तो f की जगह 2 लिख दिया, k d की जगह लिख दिया 3, d पे स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 2 k, 3 का स्क्वायर 9, k निकालना है इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू k की वैल्यू आ गई 9 2 ज़ा 18। सही है। आगे आ जाते हैं फाइंड d। अब की बार आपको d फाइंड करना है, तो k आ जाता है तो k को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सही है, तो पुट k इन इक्वेशन 1, तो ये हो गया f इज इक्वल टू k/d स्क्वायर है, तो k की वैल्यू 18/d स्क्वायर हो गई। सही है। आगे हमें d फाइंड करना है, f की वैल्यू दी है 72, तो यहाँ लिख दिया f इज इक्वल टू 72, इसमें पुट कर देने, 72 f की जगह आ गया, 18 आ गया, d स्क्वायर का मतलब d की वैल्यू तो मालूम करनी है। अब मैंने क्या करना है, d को मैंने ऊपर ले जाना है और 72 को मैंने नीचे ले आना है, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 18/72। दोनों की कटिंग करते हैं तो दोनों मुझे नज़र आ रहे हैं 6 के टेबल में तो आ रहे हैं डायरेक्टली, 6 3 ज़ा 18, 6 के टेबल में हमारे पास 72 आ रहा है, 6 12 ज़ा 72 अभी भी कटता है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1/4। अब आंसर नहीं आया क्योंकि यहाँ डी पे स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वायर जब भी एक तरफ से हटता है तो दूसरी तरफ रूट आता है, डायरेक्ट स्टेप कर लो क्योंकि काफ़ी सवालों में हमें करना है। स्क्वायर हटा दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट आ जाएगा 1/4, तो 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट होता है आपका 2, तो इसका डी का आंसर आपका आ गया 1/2। तो सवाल में सिर्फ डी पूछा था, देख रहे हो, बाकी कुछ नहीं पूछा, तो रिजल्ट में आपने सिर्फ यही लिखना है। अगर सवाल में और भी कुछ पूछा होता तो वो भी आप रिजल्ट में मेंशन कर देते। जब सवाल में एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पूछी तो रिजल्ट में भी आप उतनी ही चीज़ें मेंशन करोगे जितनी पूछी गई है। सही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लिए।
y वेरीज इन्वर्सली एज x माइनस फाइव, y दे रहा है, x दे रहा है और पूरा वही सवाल। कंडीशन पे आ जाते हैं, जैसे बोल रहा है y दे रहा है, y लिखा, इन्वर्सली दे रहा है तो प्रोपोर्शन और 1/, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शन दे रहा है x माइनस फाइव के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंगल वैल्यू होती थी सिंगल लिखते थे, या माइनस प्लस में दे रहा है वैसे लिखेंगे। प्रोपोर्शन का साइन हटेगा, इज इक्वल k अपॉन एक्स माइनस फाइव, ये आ गया। आगे करता हूँ, सवाल को देखूँ तो मुझे क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू दी है, पुट y इज इक्वल टू सिक्स, एक्स इज इक्वल टू एट, तो y की जगह सिक्स आ गया, k x की जगह आ गया एट माइनस फाइव आ जाएगा, जैसे यहाँ सवाल में आ रहा है। आगे बढ़ता हूँ, सिक्स इज इक्वल टू के, एट माइनस फाइव हमारे पास आ रहा है थ्री, सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री इज इक्वल टू के की वैल्यू आ गई सिक्स थ्री ज़ा एटीन, सही है। आगे आ जाऊँ, तो के की वैल्यू को हम इक्वेशन वन में पुट करते हैं, पुट k इज इक्वल टू एटीन इन इक्वेशन वन, तो ये हो जाएगा y, ये रहा, सही है। तो y इज इक्वल टू के की जगह एटीन, x माइनस फाइव, और सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा इसलिए यहीं तक छोड़ देंगे। अच्छा, ये नंबर जब प्लस माइनस होता है ना तो कटिंग नहीं हो सकती, अगर ऐसा नंबर होता कटिंग होने वाला भी तो आपने याद रखना है कटिंग नहीं करनी होती, सही। सवाल को आगे कंटिन्यू करूं, तो y आपको मालूम करना है, x की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, तो पुट करूंगा तो y की जगह आपको y लिख देना है 18 अपॉन x माइनस फाइव है, x की वैल्यू 10 है, देख रहे हो ऊपर, और 5 आपने एज इट इज़ लिख दिया, 10 माइनस फाइव, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एटीन, 10 में से 5 किया 5 बचा, 18 और 5 में भी कटिंग नहीं हो रही, इसलिए मेरा आंसर क्या आ गया 18 अपॉन फाइव, तो आपने रिजल्ट की हेडिंग डाली और लिख दिया y इज इक्वल टू 18 ओवर फाइव, सही है। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 यहाँ तक एंड हो जाती है। लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा, और रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाजमी दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। मैं आपका टीचर सलमान आरिफ आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सही है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो मास्टर कोचिंग सेंटर का आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा कांटेक्ट नंबर आपके पास नीचे मौजूद है, आ रहा है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, सही है। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।